ओके दोस्तों, अब हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज द टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो, है तो वो फ्लक्स चेंज का ही, कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां पर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो इस कारण पे मैं इसको अलग से डिस्कस कर रहा हूं। अगर मान लो मेरे पास यहां पर कोई एक सिलिंड्रिकल रीजन है ऑफ रेडियस कैपिटल आर और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे प्लेन के अंदर इस तरीके से है, जो इसका मैग्नीट्यूड है वो हमारा बदल रहा है, dB/dt is equals to alpha, that is my greater than 0, then we have to find and plot the electric field as a function of r when r is the distance from the axis. तो हम पहला केस करते हैं जहां पे स्मॉल r जो है वो हमारा लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल R है। सो हियर वी रियलाइज वन थिंग, जो इसके अंदर जो पूरा का पूरा मेरे पास कटेगा, यहां पे जो स्मॉल r का मैं अगर एक सर्कल बनाता हूं, ये स्मॉल r के सर्कल में पूरे के अंदर ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फ्लक्स होगा फाई, दैट फ्लक्स फाई विल बी इक्वल्स टू b इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। पाई आर स्क्वायर तो हमारा फिक्स है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डीबी बाई डी टी। सो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब बात यह है, जो ये ईएमएफ जो हमारा इंड्यूस होगा वो किस तरीके से होगा। ध्यान दो, जो अंदर का फ्लक्स है वो हमारा बढ़ाने का ट्राई हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इस तरीके से देखेंगे जो कि हमारा फ्लक्स कम हो सके। यानी ये वाला ईएमएफ के कारण अगर हमारा करंट फ्लो होता तो वो करंट फ्लो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का ट्राई करता वो डेफिनेटली बाहर की तरफ होना चाहिए। सो ट्राई टू रियलाइज द करंट मस्ट फ्लो लाइक दिस। तो वी हैव टू रियलाइज जो हमारे पास यहां पर बैटरीज लगेंगे वो हमारा इस तरीके से होना चाहिए, प्लस वाला एंड से जो है वो हमारा निकल रहा है, तो ये पूरे में हमारा इस तरीके से बैटरी लगेगा। ऑब्वियस बात है ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, ये पूरा सर्कुलर ईएमएफ जो है वो हमारा क्रिएट होगी। दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये हमारा ईएमएफ है, तो अंदर जो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डेफिनेटली सर्कुलरली इस तरीके से जाएगी, द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। सो ऑब्वियस बात है जो हमारा इंटीग्रल ई डॉट डीएल होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ई वेक्टर और डीएल वेक्टर हमने पैरेलल ले लिए हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इंटू इंटीग्रल डीएल दैट विल बी 2 पाई आर, सो पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा। सो हमारे पास सिंपली एक चीज आ जाएगा, जो हमारा E है दैट विल बी पाई आर पाई पाई गॉन, सो दिस विल बी इक्वल्स टू आर अल्फा बाई 2। तो सिंपली हम एक बात ध्यान दे सकते हैं, ये हमारा R के साथ लिनियरली इंक्रीजिंग है। अब हम लोग सेकेंड केस देखेंगे। अब क्या है हमारे पास, केस 2, जहां पे R जो है वो हमारा है ग्रेटर देन कैपिटल R। अच्छा, R अगर मेरा ग्रेटर देन कैपिटल R है तो ध्यान देना, जो हमारे पास जहां पे हम रेडियस काटे हैं R, उसके पूरे के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां पर जो है एक सर्टेन रीजन के अंदर ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो whatever with the
रेडियस वी कंसीडर, जो फ्लक्स होगा फाई, ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी नथिंग बट बी इंटू पाई आर स्क्वायर। एंड सो जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू डीबी बाई डी टी। So a constant EMF is going to get induced in this particular loop. Again हमारा सेमी तरफ होने वाला है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो हमारा इस डायरेक्शन पे होने वाला है सर्कुलरली। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, E इंटू 2 पाई स्मॉल r, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर अल्फा। तो E विल बी आर स्क्वायर अल्फा बाई 2r। तो ये है दोनों में मेन डिफरेंस, अंदर और बाहर। तो यहां पर हम देख सकते हैं जो R अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी हमारा इंक्रीज करेगा, और यहां पर अगर R इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। सो अगर मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ करता हूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज E, दिस इज R। तो यहां पर ध्यान देना, अप टू कैपिटल R ये हमारा सबसे पहले लीनियरली इंक्रीज करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो हमारा आएगा R अल्फा बाई 2, एंड देन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाते हुए इस तरीके से हमारा डिक्रीज जो है वो हमारा करने वाला है। अच्छा, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ध्यान देना किस तरीके से होगा। ये है हमारा सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस कैपिटल R। मैग्नेटिक डायरेक्शन तो मालूम है वो हमारा सर्कुलर होने वाला है। जितना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी जो है वो हमारा बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी हम ज्यादा दिखा पाएंगे। तो अगर फर्स्ट लाइन को हम ऐसे ड्रॉ किए तो सेकेंड लाइन में गैप हम उससे कम करेंगे, थर्ड लाइन पे गैप जो है वो हम और कम करेंगे, और इस तरीके से हमारा गैप जो है वो हम इस तरीके से कम करते रहेंगे। गैप जो है वो अंदर की तरफ हमारा कम होता रहेगा, उसको दिखा पाना मेरे लिए ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है। और बाहर जो है वो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा डिक्रीजिंग है, तो एक फील्ड लाइन अगर मैंने इस तरीके से बनाया तो अगला फील्ड लाइन का जो गैप है वो मुझे डेफिनेटली इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी वी विल हैव अ इंक्रीजिंग स्पेस, समथिंग लाइक दिस। तो अगर मुझे प्लॉट करना है तो मेन फंडा यहां पर ये है, जिसको मैं ढंग से नहीं दिखा पाया हूं। अंदर वाला रीजन पे वी आर गोइंग टू गेट अ डिक्रीजिंग गैप, और जो बाहर वाला रीजन है वी आर गोइंग टू गेट एन इंक्रीजिंग गैप, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के हमारा प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड का बेसिक थ्योरी जो है वो यहां पर मैंने समझा दिया हूं। अब मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना है, दैट इज द सेकेंडरी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है मेरे पास? मेरे पास एक का सिलिंड्रिकल रीजन है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस जो है वो हमारा R है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा B इस तरीके से है, जो हमारा dB बाई dt होगा that is equals to alpha and that is given to be greater than 0।
एग्जैक्टली सिमिलरली वैसा ही है। नाउ यहां पर जो है, यहां पर है हमारे पास एक मेटालिक रॉड। दिस इज अ मेटालिक रॉड, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा P है, ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा Q है, ये जो डिस्टेंस है वो है हमारा R, ये जो हमारा डिस्टेंस है वो है हमारा R, ये वाला लेंथ जो है वो लेंथ है हमारा L। तो सवाल ये है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस between points P and Q. Find the potential difference P and Q. Now here we realize one thing, जो अगर मान लो मैं कोई भी जनरल रेडियस x का एक सोचूं, तो यहां पर इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा इस तरीके से बनने वाला है फॉर जनरल रेडियस x। और जो हमारे पास ये वाला वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, उसका वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसका वैल्यू जो होगा दैट इज नथिंग बट x अल्फा बाई 2, ठीक है। नाउ यहां पर अगर मैं ये वाला फिगर को अब यहां पर साथ में थोड़ा साइड में दिखा रहा हूं, ध्यान देना, ये है हमारा रेडियस x का एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और यहां पर है हमारा मेटालिक रॉड। सो ट्राई टू रियलाइज ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस तरीके से मेटालिक रॉड को काट रहा है और यहां पर इस तरीके से मेटालिक रॉड को काट रहा है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेटली दो कंपोनेंट है, लाइक दिस एंड दिस। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का भी दो कंपोनेंट है, लाइक दिस एंड दिस। नाउ वी रियलाइज वन थिंग, यू रियलाइज वन थिंग, ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हमारा किसी भी काम का नहीं है, लेकिन यहां पर जो एक नादान सा इलेक्ट्रॉन है या यहां का नादान सा इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक लेफ्टवर्ड फोर्स Fe जो है, वो इसका जो अलोंग द रॉड वाला कंपोनेंट है, वो अलोंग द रॉड वाले कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक लेफ्टवर्ड फोर्स लगाएगा, जिस कारण में इस मेटालिक रॉड के कारण ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर हमारा माइनस चार्ज एक्यूमुलेट होगा और उसका जो राइट हैंड साइड है वहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। यानी व्हाट हैपेंस विल बी P विल बी एट लोअर पोटेंशियल and Q will be at higher potential। P जो है वो हमारा लोअर पोटेंशियल पे होगा और Q जो होगा वो हमारा एक हायर पोटेंशियल पे होगा। तो यहां पर एट स्टेडी स्टेट, यानी एट अ स्टेडी स्टेट, जब हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ये वाला हमारा खत्म करने के कारण, ये वाले को हमें खत्म करना है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर मस्ट बी
a secondary E vector from right to left. Now यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर मान लो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके साथ थीटा एंगल बनाता है, देन वी रियलाइज दिस इज ऑल्सो थीटा, क्योंकि ये तो रेडियस है, ये टेंजेंट है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, सो दैट विल बी ऑल्सो थीटा. सो E secondary will be nothing but E cos theta. E secondary will be nothing but E cos theta. ठीक है. हाँ, उस जगह पर ये होना चाहिए, तभी तो वहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा. अच्छा, E का जो वैल्यू है दैट आई नो, दैट इज सिंपली x alpha by 2. एंड जो हमारा cos थीटा है उसका वैल्यू अगर मैं देखूं, दिस इज नथिंग बट स्मॉल r by this x. So small r by x. So the अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी r alpha by 2, एंड जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, यानी इस वाले डायरेक्शन पर. ये हमारा सेकेंडरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि लकीली हमारे पास कांस्टेंट आया है, तो इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है. तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, VQ माइनस VP will be E secondary into the length. So that will be equals to RL alpha by 2. So that is the secondary potential difference, and that get induced in the metallic rod अगर हम उसे एक टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालें. सो थियोरेटिकली वी आर डन विद दिस पार्ट. अब हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखना है. लेट्स स्टार्ट. ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास एक बड़ा सा लूप है ऑफ रेडियस कैपिटल R, और उसके सेंटर पे एक बहुत छोटा सा लूप है ऑफ रेडियस स्मॉल r. जो बड़ा वाला लूप है उस पर मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, दैट इज अ टाइम वेराइंग थिंग. V is equals to 4 plus 2.5t, that is given to us. The resistance per unit length is equals to lambda for both the watts. Find the current in the inner loop. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ए वाले बाहर वाले का जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास कितना होने वाला है, 2 पाई कैपिटल R इंटू लैम्डा. तो इस कारण पे जो हमारे आउटर वाले पे जो करंट फ्लो करेगा I, वो हमारा कर जाएगा V डिवाइडेड बाई 2 पाई R इंटू लैम्डा. अच्छा, स्मॉल r बहुत ज्यादा छोटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर यूज कर सकते हैं. तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2R. सो इस वाले के अंदर जो हमारा फ्लक्स इंड्यूस होगा फाई, दैट विल बी B इंटू पाई R स्क्वायर. तो वो हमारे पास कितना होने वाला है, म्यू नॉट I बाई 2R इंटू पाई R स्क्वायर. तो दैट विल बी म्यू नॉट V डिवाइडेड बाई 2R 2 पाई R लैम्डा इंटू पाई R स्क्वायर. ये हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर का फ्लक्स. सो पाई पाई इज गॉन, तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आ जाएगा दैट विल बी नथिंग बट म्यू नॉट R स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर लैम्डा इंटू V. ये हमारा इसके अंदर का फ्लक्स हो जाएगा.
एंड ट्राई टू रियलाइज दिस इज अ टाइम वेराइंग थिंग, क्योंकि v जो है वो अपने आप में हमारा एक टाइम वेराइंग है। तो ईएमएफ इंड्यूस जो इसके अंदर होगा, ये ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आर स्क्वायर बाई 4r² इंटू dv बाई dt। इसका वैल्यू जो है वो है हमारे पास 2.5 यानी 5/2। So that will be mu naught r square, sorry, 5 mu naught r square by 8 lambda capital R square। ये हमारा इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड को वो बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, तो बड़ा ऊपर की तरफ बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमारा नीचे की तरफ करंट फ्लो करवाने का ट्राई करेगा। सो ट्राई टू रियलाइज इसका करंट जो होगा वो तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होने वाला है, दैट वी कैन सी। अच्छा, इस वाले का जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 2 pi small r into lambda। दिस इज माई EMF induced। So current in the secondary wire IS that will be 2 pi small r into lambda। So एक r जो है वो तो हमारा कटेगा 5 mu naught small r by 16 pi capital R square lambda square। So that will be the current in the secondary wire। ओके दोस्तों, तो हम लोग यहां पर देखते हैं हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसका करंट जो फ्लो कर रहा है वो हमारा I कर रहा है। यहां पर इस तरीके से हमारे पास एक छोटा सा रिंग है ऑफ रेडियस R। ये जो सेपरेशन है दैट इज माई A। इसका रेजिस्टेंस जो है वो है हमारा कैपिटल R। जो करंट है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है। I इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा T। बीटा इज ग्रेटर देन 0, A is much greater than R। तो find the magnitude and direction of induced current in this loop। अच्छा, ऑब्वियस बात है यहां पर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B हमारे पास इस तरफ होने वाला है, और ऑब्वियस बात है करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है, इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सो दिस B is going to increase, so the flux is going to increase, so the current will flow such that ये ऊपर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर पाए। तो ऑब्वियसली करंट जो होगा वो तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से होना चाहिए। लेट्स मार्क इट एज I सेकेंडरी। अच्छा, ऑब्वियसली A इज मच ग्रेटर देन R, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर है वही मैं हर जगह पर ले सकता हूं। तो B की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी सिंपली म्यू नॉट I बाई 2 pi A। तो फ्लक्स फाई जो आ जाएगा दैट विल बी B इंटू pi R स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A। ये हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स फाई का वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास अब जो आएगा ईएमएफ जो इंड्यूस होगा दैट विल बी d phi बाई dt। सो दैट विल बी म्यू नॉट R स्क्वायर बाई 2A इंटू DI बाई dt। यही तो वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। एंड DI बाई dt इफ आई सी इज नथिंग बट बीटा, अल्फा तो खत्म हो जाएगा। So that will be mu naught R square beta by 2A। ये हमारे पास आएगा EMF induced, और ये जो EMF induced है रेजिस्टेंस जो है वो है हमारा कैपिटल R। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा इंड्यूस्ड करंट IS, that will be EMF divided by the total resistance that is capital R। So IS का वैल्यू जो हमारे पास आएगा that will be mu naught R square beta
by 2a capital R. I hope this point is perfectly understood, right? Okay दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक आइडियल सॉलिनॉइड है जिसमें n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, L लिख दिया, ये लेंथ है। जो सॉलिनॉइड के अंदर करंट है वो एक कांस्टेंट रेट से हमारा इंक्रीज कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। जो ये वायर्स इसके ऊपर वुंडेड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A एंड रेजिस्टिविटी है रो। तो हमारा सॉलिनॉइड के अंदर जो सेकेंडरी करंट इंड्यूस होगा वो सेकेंडरी करंट जो है वो यहां पर पूछा गया है। अच्छा, ऑब्वियसली जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा B, दैट विल बी म्यू नॉट एन आई। तो फ्लक्स थ्रू वन टर्न will be equals to B into pi r square। तो एक लूप के थ्रू जो हमारे पास फ्लक्स होगा that will be equals to mu naught pi n r square into I, ठीक है। सो हमारे पास जो EMF इंड्यूस होने वाला है that will be equals to d phi by dt, that will be mu naught pi n r square into di by dt mu naught pi alpha n r square। ये हमारे पास EMF इंड्यूस होगा। और ये वाला जो अगर मैं देखूं तो एक लूप के अंदर अगर मैं देखूं, अगर प्राइमरी करंट हमारा I इस तरीके से फ्लो होगा तो क्योंकि I हमारा इंक्रीजिंग है तो ये सेकेंडरी उसको घटाने का ट्राई करेगा, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा वो हमारा इस तरीके से सर्कुलर होगा। तो इसका जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा एक टर्न का, मैं नियरली सर्कुलर मान ले रहा हूं, थोड़ी सी गलती कर रहा हूं, दैट आई नो, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। रो एल बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ईएमएफ जो है वो हमारे पास आ चुका है, तो हमारे पास जो करंट आई आएगा दैट विल बी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय आर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, म्यू नॉट पाई अल्फा एन आर स्क्वायर डिवाइड इंटू एरिया ऊपर 2 पाई आर रो। नाउ दिस पाई इज गॉन, आर इज गॉन, सो दैट विल बी म्यू नॉट अल्फा एन आर ए बाई 2 रो। ये हमारे पास जो है this is going to be the secondary current, and try to realize this secondary current will obviously oppose the primary current। अल्फा हम बहुत छोटा है एज्यूम करेंगे, और ये वाला सेकेंडरी करंट का इस पे जो इफेक्ट है वो हम नजरअंदाज करने वाले हैं। अदरवाइज जो हमारा टोटल करंट होगा उस पे तो हमें ये वाला टर्म भी कंसिडर करना चाहिए था। ओके दोस्तों, हमारे पास एक सिलिंड्रिकल रीजन है ऑफ रेडियस कैपिटल R और मैग्नेटिक फील्ड B हमारा अंदर है। B हमारा टाइम वेराइंग है। 2 पॉइंट्स है P1 और P2। जो हमारा P1 है वो सेंटर से डिस्टेंस R1 पे है क्योंकि 2 सेंटीमीटर है, और P2 जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। सो calculate the force, magnitude and direction of an electron at a P1 and P2, ठीक है, at the instant t is equals to 3 सेकेंड। अच्छा, B जो है उस पर अगर मैं ध्यान दूं, that is equals to 2t cube minus 4t square plus 8। तो dB by dt मेरे पास जो आएगा that will be equals to 6
टी स्क्वायर माइनस 80। ठीक है। अच्छा, अगर मैं t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पुट करता हूं तो dB बाई dt, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड अगर मैं पुट करता हूं, 6 into 9, so that will come out to be 30 टेस्ला पर सेकेंड, जो कि हमारा पहली बात तो ग्रेटर देन 0 है, इस बात को रियलाइज करें। और क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे P1 हो चाहे P2 हो, हमारा इस तरीके को काउंटर करने का ट्राई करेगा, यानी ऊपर की तरफ होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट वी विल रियलाइज, वो हमारा इस तरीके से होने वाली है। ठीक है। और कोई भी दोनों में से कहीं पर भी हो, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अगर मैं रखूंगा तो इसके ऊपर मेरा पीछे की तरफ फोर्स जो है वो हमारा लगने वाला है। ठीक है। अच्छा, फॉर P1, क्योंकि वो तो हमारा इनसाइड पॉइंट है, हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, जो पाई R1 स्क्वायर इंटू dB बाई dt, that will be 2 pi R1 into the electric field। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी that will be R1 by 2 into 30, that will be 15 R1। the R1 का वैल्यू जो है that is 2 सेंटीमीटर, यानी 2 by 100, that will be 0.3 volt per meter। That will be the electric field at P1। और जो हमारे पास फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन लगेगा that will be Q into E। So that will be simply 4.8 into 10 to the power minus 20 Newton। So that is going to be the force on electron। अच्छा, सिमिलरली फॉर P2 अगर मैं एनालाइज करूं, व्हाट हैपेंस फॉर P2, पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू dB बाई dt is equals to 2 pi R2 into the electric field। pi gone, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू R स्क्वायर बाई 2R2 इंटू dB बाई dt। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आएगा, R स्क्वायर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, दैट विल बी 0.05 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.025। ठीक है। R2 का वैल्यू जो है वो सॉरी R का वैल्यू है, मैंने उल्टा लिख दिया, 25 का होल स्क्वायर 0.05। ठीक है। एंड यहां पर dB बाई dt जो है वो तो हमारे पास है 30। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर तो 15 आ गया, यहां पर हम 2 अगर हटाते हैं तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 2 अगर हम हटाते हैं तो 0.5 हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 0.025। इतना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, इतना वोल्ट पर मीटर आ जाने वाला है। एंड इफ आई कंप्यूट, तो यहां पर है हमारे पास 15/8 यानी 1.5 डिवाइडेड बाई 8 वोल्ट पर मीटर। दिस इज गोइंग टू बी द P2, द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
तो हमारे पास जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन आएगा दैट विल बी Q इंटू ई। 1.6 करूंगा तो वो तो कटेगा, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -20 न्यूटन। दैट इज गोइंग टू बी द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। ओके ओके दोस्तों, तो हमारे पास यहां पर एक प्लैनर रिंग है ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B हमारा अंदर है, B इक्वल्स टू B0 इंटू e टू द पावर माइनस अल्फा t। फाइंड द मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड इन द लूप। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स कितना आ जाएगा, B0 a e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा t, राइट। तो EMF इंड्यूस्ड हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू d phi बाई dt। तो दैट विल बी माइनस B0 अल्फा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, माइनस तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी B0 a अल्फा इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा t। तो ऑब्वियसली बात है t हमारा ग्रेटर देन 0 है। मैक्सिमम EMF के लिए टू मैक्सिमाइज इट फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, हम जानते हैं जो e टू द पावर माइनस अल्फा t एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा दैट विल बी B0 अल्फा a एट t इक्वल्स टू 0, और तब हमारा e टू द पावर माइनस अल्फा t जो है उसका वैल्यू है हमारा 1। ओके ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दो स्क्वायर लूप है, इस तरीके से कनेक्टेड है। यहां पर कोई कनेक्शन जो है वो हमारा नहीं है। B इक्वल्स टू B0 साइन ओमेगा t, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू लैम्डा। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दैट इज इंड्यूस्ड इनसाइड द लूप। नाउ ट्राई टू रियलाइज, यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो, क्योंकि हमारा अगर मान लो t इक्वल्स टू 0 पर मैं इंक्रीजिंग मानता हूं, तो स्टार्टिंग पे ये वाले लूप पे करंट जो है वो हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा। एंड दूसरा, यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, ये करंट मान लो हमारा इस तरीके से फ्लो किया, मान लो, सो दिस करंट हैज टू गो लाइक दिस, हैज टू गो लाइक दिस, हैज टू गो लाइक दिस एंड कम बैक हियर। So one thing we realize that the EMF of the loops are, जो हमारा induced EMF होगा, that EMF of the loops are opposing each other। Obvious बात है, ध्यान दो यहां पर, जिस तरीके से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला जिस तरीके से B को कम करना चाह रहा है, ये तो हमारा B को बढ़ाना चाहेगा। तो यहां पर जो है ये दोनों लूप्स एक दूसरे को हमारा डेफिनेटली अपोज कर रहा है। तो पहले वाले जो बड़ा वाला लूप है उसका फ्लक्स A ग्रेटर देन B मान लो, दैट विल बी नथिंग बट B A स्क्वायर, दैट विल बी B0 A स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, और दूसरे वाले का जो हमारा फ्लक्स होगा φ2, दैट विल बी 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 स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। सो पहला वाला लूप पे जो हमारा EMF इंड्यूस होगा ε1, that will be B0 A square omega cos omega t मैग्नीट्यूड वाइज। और दूसरे वाले लूप पे जो हमारा E2 आएगा, that will be B0 B square omega cos of omega t।
तो हमारे पास जो इफेक्टिव ईएमएफ आएगा दैट विल बी E1 minus E2. That will be B naught A square minus B square omega cos of omega t. ये हमारे पास E net आएगा और जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा R, ट्राई टू रियलाइज द टोटल लेंथ, इसका जो लेंथ होगा दैट विल बी 4A और इसका होगा 4B, 4 lambda A plus B. That will be the resistance. तो करंट जो हमारे पास आएगा यहां से I net, that will be this by this, यानी B naught A square minus B square by 4 lambda A plus B omega into cos omega t. So this will be nothing but a B naught by 4 lambda A minus B omega cos omega t. This is a varying current. तो इसका अगर मैं एम्पलीट्यूड देखूं, क्योंकि cos omega t का मैग्नीट्यूड जो है वो तो हमारा 1 ही रहता है, तो मैग्नीट्यूड जो हमारे पास आएगा that will be B naught by 4 lambda A minus B into omega. Or rather I have to write like mod of A minus B. A greater than B दे नहीं रखा है, बट खैर फिगर किसे वो मैंने वो रिलेट कर लिया हूं. काफी आसान सवाल है, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है, राइट? ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखता हूं. तो यहां पर मेरे पास एक सेमी सर्कुलर लूप है. यहां पर ऊपर की जो हिस्सा है इसमें वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरीके से है, नीचे वाले हिस्से पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा नहीं है, ठीक है? तो वी हैव टू फाइंड द करंट इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t. द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज गिवन टू बी इक्वल्स टू लैम्डा. लेट्स सी. ध्यान दो, जो हमारे पास फ्लक्स आएगा, जो हमारे पास फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा? B इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है? तो EMF that is dphi by dt will simply come out to be pi r square by 2 into dB by dt. अच्छा, ए सी एफ ये सारे पॉजिटिव कांस्टेंट्स है, वो हमारा एजम्पशन रहेगा. सो जो ईएमएफ ये इंड्यूस करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 3at स्क्वायर प्लस 2ct प्लस एफ. That will be the EMF induced inside it. ठीक है? अब ध्यान देना, यहां पर एक EMF ऑलरेडी है. ये वाला EMF ये एक्सटर्नल EMF को अपोज करेगा या सिलेक्ट करेगा, उसको हम रियलाइज करें. क्योंकि ये हमारा इंक्रीजिंग है तो इस पे करंट इस तरीके से फ्लो करना चाहेगा, यानी इसका जो मोटिव है बाहर वाले पे करंट फ्लो करवाने का, वो तो हमारा इस डायरेक्शन के अलोंग है. और नीचे वाले का जो हमारा मोटिव है, ट्राई टू रियलाइज, ये हमारा ऊपर की तरफ फ्लो करना चाहेगा. तो ये जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दिस विल अपोज एप्सिलॉन. तो मान लो ये काफी हमारा छोटा है, जो कि नॉर्मली होता है, ठीक है? नॉर्मली ये सारी चीज काफी छोटी होती है, तो ये हमारा बड़ा है. तो ई नेट जो आएगा that will be equals to E induced minus epsilon, so that will be pi r square by 2 3at square plus 2ct plus f. सॉरी, क्या लिख रहा हूं मैं? एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन इंड्यूस्ड
सो दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस दिस। ये हमारा ई नेट आने वाला है, दैट वी हैव टू रियलाइज। और अब जो है हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी लैम्डा इनटू ये वाला सेमी सर्कुलर पाथ, तो कितना हो जाएगा हमारे पास पाई आर, और ये वाला हमारे पास रेक्टेंगल, ये है 2r का, ये है r/2 का, तो r/2 प्लस r/2 प्लस 2r, तो यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3r, तो लैम्डा प्लस 3r, तो दैट विल बी लैम्डा r पाई प्लस 3। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो यहां से हम डायरेक्टली एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारे पास नेट करंट होगा वो होगा इन दोनों का डिवीजन, सो दैट विल बी एप्सिलॉन बाई लैम्डा आर पाई प्लस 3 माइनस पाई आर 3a t² प्लस 2ct प्लस f divided by lambda plus pi by 3. So that is going to be the net current. हम लोग यहां पर वो चीज देख सकते हैं। ओके, pretty simple and straightforward. ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक रिंग है जिसका रेडियस है स्मॉल r, इट कैरीज अ करंट चार्ज q, इसका मास है m, जो मैग्नेटिक फील्ड b है दैट इज इक्वल्स टू b नॉट t. नेगलेक्ट मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द रिंग. We have to find the alpha of the ring and the total power developed as a function of time t. Okay, let's see. ये वाला B जो है वो नीचे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, तो EMF इस तरीके से इंड्यूस होगा जो कि हमारा इस तरीके से उस B को नलिफाई कर पाए. So try to realize this will be the direction of electric field. जो हमारा फ्लक्स होने वाला है, दैट फ्लक्स विल बी सिंपली इक्वल्स टू b इंटू पाई आर स्क्वायर. सो दैट विल बी b नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू टी. ठीक है, तो जो हमारा इसके अंदर EMF इंड्यूस होगा दैट विल बी डी फाई by dt, that will be b naught pi r square. And try to realize ये जो हमारा एप्सिलॉन है, this is nothing but e into 2 pi r. ठीक है, so what I can write is e will be equals to b naught r by 2. ये हमारे पास E होगा. अब मैं यहां पर अगर कोई भी एक छोटा सा चार्ज काटता हूं यहां पर dq, तो ये dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से फोर्स लगाएगा. देखो नेट फोर्स ऑब्वियसली 0 होगा, बट सेंटर के अलोंग ये हर फोर्स जो है अगर हम उस बात पे ध्यान दें तो डेफिनेटली एक टॉर्क जो है वो तो प्रोवाइड करेगा. जो हमारा df का वैल्यू होगा दैट विल बी dq इंटू e, तो b नॉट r बाई 2 इंटू dq. एंड d टाउ जो होगा दैट विल बी df इंटू r, और ये सारे के सारे डेफिनेटली सपोर्टिंग पोजीशन पर बैठेगा. तो जो हमारे पास नेट टॉर्क होगा, ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी b नॉट r स्क्वायर q बाई 2. ठीक है, नाउ ये जो टॉर्क है, दिस टॉर्क इज नथिंग बट I इंटू अल्फा, वेर रिंग के लिए हम जानते हैं I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर. I जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर. तो हमारे पास यहां से अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा
B naught Q by 2M. That is going to be the alpha. तो जो हमारे पास ओमेगा होगा दैट विल बी अल्फा टी बी नॉट क्यू टी बाई 2m. तो पावर जो होगा, ध्यान देना, दैट इज नथिंग बट टाउ इंटू ओमेगा. तो टॉर्क हमारे पास ये आ गया है, तो इसको हम लोग ओमेगा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 4m. So that is going to be the total power that is developed within the ring. Okay? Okay दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं. A given mass of copper, जिसका मास है m, is drawn in the form of a wire. उसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस है a and the radius of the loop is equals to r. यहां पे अपने आप एक बात को रियलाइज करो. If the density of the copper is given, that is delta, one data is redundant. Think about it. Our resistivity है rho. It is kept in a perpendicular magnetic field dB by dt that is equals to alpha that is greater than 0. Find the induced current in the loop. It's pretty simple and straightforward. ध्यान दो, जो हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ वायर होगा that will be nothing but m by delta. ठीक है, and that I can write it as a into the length, so that will be a into 2 pi small r. ठीक है. अच्छा, फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा? That will be b into pi r square. तो EMF induced जो होगा, that EMF induced will be pi r square into alpha. जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा R, that will be rho L by A. Try to realize 2 pi R. And A is a nothing but m by delta. और ऊपर हमारे पास 2 pi r का स्क्वायर हो जाएगा. So this will be equals to 4 delta pi square r square rho by m. So that is the resistance that we have obtained. And हमारे पास जो corresponding current आएगा, that will be epsilon by r pi r square into alpha divided by 4 delta pi square r square rho into m. R square gone, pi is gone. So that will be equals to m alpha divided by 4 pi r delta rho. So that is going to be the total current that is induced in the loop. Okay? Okay दोस्तों, तो यहां पर देखते हैं, यहां पर हमारे पास एक रिंग है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है that is given as K into C minus T square. एंड जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा R. तो फाइंड द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड विद इन द टाइम इंटरवल T बिलोंग्स टू 0 to C. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास EMF इंड्यूस होगा दैट विल बी d phi by dt. एंड यहां पर जो मेरे पास आएगा दैट विल बी -2kT. मैग्नीट्यूड वाइज के बारे में बात करें तो मॉड ऑफ दिस, तो ये हमारा EMF इंड्यूस होने वाला है. तो जो हमारे पास करंट आएगा I,
that will be simply 2kT by R. तो जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग पावर आएगा that will be equals to I square R, यानी 4k square T square by R. ये हमारे पास आ जाएगा पावर. तो जो हमारे पास टोटल हीट प्रोड्यूस्ड आएगा that will be 4k square by R integral T square dt from 0 to C, तो 4k square C cube by 3R. So that is going to be the total amount of heat that has been produced. Okay? Okay दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. A flat square, that is a spiral, has an inner radius of A and outer radius of B. It has a total number of turns equals to N, that is very high. It is in a perpendicular magnetic field. The rate of change of magnetic field is equals to alpha. Find the EMF induced inside the coil. अच्छा, मैं पूरा स्पाइरल तो ड्रॉ नहीं करने वाला हूं, बट ट्राई टू रियलाइज कोई भी अगर मान लो एक टर्न हमारा कंप्लीट होता है और यहां तक जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ट्राई टू रियलाइज जो अब अगला टर्न हमारा चालू होने वाला है, तो अगला टर्न का जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा. यानी ट्राई टू रियलाइज ईएमएफ ऑफ ईच टर्न इज एडिटिव इन नेचर. हर एक टर्न में जो ईएमएफ हमारा इंड्यूस होगा वो हमारा एडिटिव इन नेचर होगा. इसके बाद जैसे हम स्पाइरल के लिए नॉर्मली करते हैं, ये हम जानते ही हैं, जो यहां पर एट ए डिस्टेंस ऑफ आर हम एक का पतला सा स्ट्रिप काट लेंगे, ठीक है, ऑफ थिकनेस डी आर, राइट. हम थिकनेस डी आर का एक का पतला सा स्ट्रिप जो है वो हम काटने वाले हैं. जो हमारे पास एरिया होगा डीए, सॉरी, जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होगा डीएन, दैट विल बी एन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू टी आर. हमारे पास टोटली डेफिनेटली इतने टर्न्स होने वाला है, ठीक है. अच्छा, इस पर जो हमारा फ्लक्स होगा डी फाई, ट्राई टू रियलाइज पर टर्न जो हमारे पास फ्लक्स इंड्यूस होने वाला है दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू बी, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है डी एन. तो ये हमारे पास इतना फ्लक्स हमारा इंड्यूस होने वाला है. एंड ट्राई टू रियलाइज दिस कैन बी रिटन एज पाई बी, पाई आर स्क्वायर एन बी माइनस ए इंटू डी आर इंटू बी, ठीक है. सो ये हमारा फ्लक्स होने वाला है. सो ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स हमारा इंड्यूस होगा विद इन दिस पर्टिकुलर रेडियस. सो ट्राई टू रियलाइज जो हमारा छोटा सा इस पर ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी डीबी बाई डी टी, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एन डी आर इंटू अल्फा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसको मैं फ्लक्स लिख दे रहा हूं क्योंकि वाला सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल एक्चुअल में आ रहा है. खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो हमारा डीई इंड्यूस होगा वो तो हमारा ये होने वाला है डी फाई बाई डी टी करके. तो ये सारे ईएमएफ को मैं ऐड करने वाला हूं, तो पाई एन अल्फा बाई बी माइनस ए इंटीग्रल आर स्क्वायर डी आर
and that varies from A to B. What we will get is a B minus A का whole cube. sorry, B cube minus A cube. तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा pi n alpha divided by 3 A square plus B square plus AB. This is going to be the total EMF induced within this. देखो बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन है, मैं ये वाला इंटीग्रेशन क्यों कर रहा हूं बस वो समझ लो। जो हर एक टर्न में जो EMF इंड्यूस होगा, दूसरा टर्न उस EMF इंड्यूस को और बढ़ाएगा। यानी ट्राई टू रियलाइज, यहां पर हर टर्न में जो हमारा EMF इंड्यूस होगा, that is going to be additive in nature. Okay?